हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत अभिनंदन है आज की इस नई क्लास में। जो बच्चे हमसे पहले जुड़े हुए हैं और जो नए हैं उनका स्वागत हम कर रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग लूसेंट सीरीज जो कि हमने शुरू किया है प्राचीन भारत का इतिहास से लेकर, तो उसमें से पहले वीडियो को हमने करा रखा है, उसमें आप देखे होंगे तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में हम लोग दूसरे पार्ट को कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये जान लीजिए कि इससे पहले जितने भी यूट्यूब पे आपको लूसेंट के सीरीज दिखेंगे या फिर कोई भी अगर टीचर पढ़ाए हैं ना, तो उसमें हो सकता है बहुत से टीचर ये होंगे कि 2-3 साल पहले उसको पढ़ाए हैं। तो लूसेंट की बुक आप जब नई वाली लीजिएगा तो उसमें बहुत सी चीजें ऐड हुई है, ठीक है, और नया अपडेटेड हो गया है वो, ठीक। तो इस वजह से आप नई लूसेंट बुक के साथ अगर तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा बेनिफिट होगा। इसीलिए आप जरूर इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें वहां पे ऐड हुई है और कौन कौन सी चीजें अभी दी गई है, ठीक है। तो इस सीरीज के अंतर्गत पहले वीडियो के बाद दूसरा टॉपिक लेके आए हुए हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। यानी यहाँ पे कुल मिलाकर आपको स्टोन एज के बारे में पढ़ना है कि स्टोन एज से संबंधित चीजों को देखना होगा। यानी पाषाण काल में क्या क्या था, नहीं था, कैसे भारत में इसका विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, उन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे और उसके टू द फैक्ट उसको देखने का प्रयास करेंगे। ये दूसरा लेक्चर है प्राचीन भारत का। पहले लेक्चर को देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिए और फिर इस लेक्चर को देखिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं चीजों को। नया नया टॉपिक है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो इतिहास का जो विभाजन है ना, आपने पहले भी जाना होगा या आप पहले पढ़ते होंगे या सुने होंगे कि इतिहास को 3 पार्ट में बांट कर पढ़ा जाता है। पहला पार्ट जो इतिहास का होता है उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। दूसरा पार्ट जो इतिहास का होता है उसको बोलते हैं आदि इतिहास। और तीसरा पार्ट जो इतिहास का होता है उसको ऐतिहासिक काल या इतिहास बोलते हैं, ठीक है। इनकी हिस्ट्री को जब भी पढ़िएगा तो 3 पार्ट में बांटिएगा। एक होता है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, यानी हिस्टोरिकल हिस्ट्री। तो ये 3 पार्ट में बांटकर इतिहास को पढ़ाया जाता है। तो प्री हिस्ट्री, जिसको प्राक इतिहास बोलते हैं ना, यहां से एक सवाल था कि आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चन था। टीआरई का मतलब ये टीचर वाले में एक सवाल था क्या कि अच्छा बताइए आदि इतिहास किसको बोलते हैं। तो आदि इतिहास वो काल है ना बच्चों, जिसके अंतर्गत हमारे पास लिखित पुरातात्विक साक्ष्य हैं, यानी लिखा हुआ पुरातत्व में कुछ चीजें हैं लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, उसी को बोलते हैं आदि इतिहास। दूसरा बात ये पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, देखिएगा टीआरई में पूछा हुआ है कि अच्छा बताइए एक बात कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसको किस तरह के कालखंड में रखिएगा। तो वो आदि इतिहास में रखा जाता है, क्योंकि हड़प्पा काल में जो लिखित साक्ष्य हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, बट उसको अभी तक देखिएगा हड़प्पा के मुहर को नहीं पढ़ा गया है। इसीलिए कहा जाता है कि इसकी लिपि जो है इसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं है लोगों को, इसलिए उसको बोलते हैं क्या, भाव चित्रात्मक लिपि, ठीक है। तो इस वजह कर इन चीजों को जरूर ध्यान में रखते चलिए, कहां से क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है, उन चीजों को जरूर बारीक रूप से समझिएगा, ठीक है। तो देखिए बाबू, इतिहास को 3 पार्ट में बांटिएगा आप। तो पहला है प्राग इतिहास काल, उसके बाद क्या आदि इतिहास काल, और तीसरा है इतिहास काल यानी हिस्टोरिकल पीरियड। तो प्राग इतिहास वाला जो टाइम पीरियड है इसको आप यूं समझिए, इसमें लिखित कोई साक्ष्य नहीं है हमारे पास, केवल और केवल जो है ना आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं, यानी पुरातात्विक साक्ष्य ही है हमारे पास, जिनके आधार पर आप प्राक इतिहास के बारे में जान पाते हैं। आदि इतिहास वैसे काल जिसमें लिखे हुए हैं बट उसे पढ़ा नहीं गया, और ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित है, जिसको पढ़ा भी गया है और उसी के आधार पर इतिहास हम लोग समझते भी हैं, ठीक है। तो ऐसे तीनों ही कालखंड को आपको बारीक रूप से पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो अब चलिए इन चीजों को समझ के 3 पार्ट में बटा गया है। उसके बाद जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, यानी कि जिस काल के बारे में आपके पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं प्राक इतिहास, ठीक है, प्री हिस्ट्री। दूसरा होता है वैसे काल जिसमें लिखित घटना तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है, उसको बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं ना जिसका विवरण लिखित रूप से मिलता है, यानी वैसा दौर जिसमें लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों ही अवेलेबल हैं और जिसको पढ़ लिया गया है, यानी जो पढ़ा गया है, वैसे काल को हम लोग क्या बोलेंगे, लिखित साक्ष्य वाले काल को ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड या नहीं तो इतिहास बोलेंगे, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट आप समझ गए। हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांट दीजिए और तीनों को आपने समझा भी। अब देखिए, अब आपके दिमाग में होगा कि हमारे जो पूर्वज हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि मतलब डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, यानी कि मानव का विकास का जो क्रम है ना
उसमें आप देखिएगा और भी बुक्स में बहुत तरह की बातें हैं, बट लूसेंट जो बात करता है उसी को हम लोग चर्चा करेंगे, बाकी इधर उधर की चर्चाएं नहीं करेंगे। तो जैसे कि आप अलग बुक में पढ़िएगा, होमोनिड, होमोसेपियंस, तो ये सब, होमो हेबिलिस, ये सब नाम आपको सुनाई देगा। बट यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट चीजें जो समझनी है लूसेंट की, वो ये है कि ज्ञानी मानव जिसको होमोसेपियंस बोलते हैं ना, उसके बारे में कहा जाता है वो जो इस पृथ्वी पर आया वो कब आया, 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईस्वी वर्ष पूर्व पहले आया था। ईसा पूर्व नहीं, इन्हें 30-40 हजार साल पहले आ गया था। ठीक है, कौन? होमोसेपियंस। और होमोसेपियंस को ही बोला जाता है कि जो आज के मानव है ना, उसके पहले के प्रजाति वही थे। ठीक है, ऐसी भावनाएं हैं, ऐसी बातें की गई है। भावनाएं यूं नहीं कहिएगा इतिहास में, इसको इस तरह समझिए, इतिहास में ये बातें की गई है कि जो मानव हमारे पूर्वज हैं वो कौन है? होमोसेपियंस हैं। ठीक है, तो इसको जरूर आप अपने दिमाग में सेटअप कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब अगले टॉपिक को समझते हुए चलिए। समझने का प्रयास यहाँ पे ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि यहाँ समझिएगा तो क्वेश्चन ज्यादा राइज होगा और बनेगा। ठीक है, पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव के जीवन का मुख्य आधार शिकारी था। और शिकार जो उनका करना था ना, शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन भी था। यानी इस तरह आपको बताएं, जब स्टोन एज को पढ़िएगा ना, तो स्टोन एज को 3 पार्ट में बांटा जाता है। यानी पाषाण काल 3 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, पहला होता है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा क्या होता है? नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में जो भी इंसान हुआ ना, पहले पार्ट में, यानी पाषाण काल का पहला पार्ट जो है पूरा पाषाण काल, उसमें जितने भी इंसान हुए उनका मुख्य काम क्या था? शिकार करना। शिकार इन द सेंस ये समझिए, जंगलों में जब वो रहते थे तो जंगलों में जानवरों को पकड़ना उनका मुख्य काम होता था। धीरे धीरे जैसे समय बदलेगा उनके कार्य भी बदलेंगे, और उसके बाद वो क्या करेंगे कि धीरे धीरे वो खेती करेंगे, जो कि समय के परिवर्तन के साथ होगा ये। ठीक है, लेकिन पहली बात ये ध्यान रखिए, जब मानव का विकास हुआ होगा तो उन्होंने सबसे पहले जानवरों को पकड़ना शुरू किया। जानवरों को पकड़ने में ही उनको मन लगता था, इसलिए वो मनोरंजन का भी साधन था उनके लिए। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये कब हुआ? तो ये पूरा पाषाण काल में हुआ। ठीक है, जिसको पूर्व पाषाण काल भी बोलते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, जिसको पैलियोलिथिक, इंग्लिश में पैलियोलिथिक, दूसरा होता है मेसोलिथिक, तीसरा नियोलिथिक। तो ये पैलियोलिथिक एज का बात है। अब देखिए, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, वह पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपको बोलेगा आग का, फायर जिसको बोलते हैं, उसका आविष्कार कब हुआ? तो बोलिएगा बाबू पूरा पाषाण काल में, जिसको बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। और पहिया, पहिया जिसके बारे में आप जानते हो, चाक पे जिसको कुम्हार लोग बनाते हैं, पहिए के ऊपर आप देखिए मिट्टी का बर्तन, तो इसका आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। मनुष्य में अस्थायी जीवन की प्रवृत्ति या अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में दिखाई देती है, और उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। यानी आपसे पूछेगा मानव के द्वारा सबसे पहले कौन से जानवर को पालतू बनाया गया, तो बोलिएगा कुत्ता को। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा कि बताइए जो इंसान है, जो पैदा हुआ मानव, तो या फिर जिसका मतलब ओरिजिन हुआ मानव का, तो ये सबसे पहले किस काल में अस्थायी रूप से बसना शुरू कर दिया, यानी कहीं पे रहना शुरू कर दिया मानव? कब? नव पाषाण काल में, जिसको नियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नव पाषाण काल में मानव जो है ना, एक जगह पे, मतलब जैसे आप हैं, हम हैं, मान लीजिए शुरू कैसे हो कि हम लोग कहीं घूमते रहे, और घूमने के ही क्रम में हम लोग कुछ से कुछ करते रहे, जानवर को पकड़े, जानवर को मारे, उसी को खाएं, उसका मीट वगैरह, ये हमारा पहले काम था। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम लोग थोड़ा बहुत एक्टिव हुए, तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग को कहीं रुकना चाहिए, और यही जो रुकने का दौर शुरू हुआ ना, इसी को बोलते हैं नव पाषाण काल। पहले लोग घूमते थे, उसके बाद धीरे धीरे रुकने लगे तो धीरे धीरे घर बनाएंगे, वो घर बनाएंगे तो वहां पे वो खेती करना शुरू करेंगे। तो ये सब एक्टिविटी उनके अंदर जो है शुरू होगी नव पाषाण काल में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला टॉपिक समझते हुए चलिए। मनुष्य ने सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया। यानी आपसे क्वेश्चन यही बनेगा कि बताइए मानव के द्वारा सबसे पहला धातु कौन था जिसका यूज किया गया? तो वो है तांबा। फर्स्ट मेटल है, ठीक है, जिसका यूज मानव के द्वारा, या यूज यूं कहें या खोजना, जिसको खोजा गया मानव के द्वारा, वो है तांबा। ठीक है, उसके द्वारा बनाए गए सबसे पहले औजार कौन थे? कुल्हाड़ी था। ठीक है, जो कि अतिरम पक्कम से प्राप्त हुआ है। अतिरम पक्कम से कुल्हाड़ी का प्रमाण मिला है, एविडेंस मिला है, इसको हैंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हैंडेक्स बोलिएगा, कुल्हाड़ी। ठीक है, ये मिला है। और मानव के द्वारा पहली बात ये ध्यान रखिए, सबसे पहले कौन जानवर को मतलब वो पालतू बनाया, तो वो कुत्ता होगा। और कौन सा मेटल सबसे पहले या धातु का यूज करेगा मानव सबसे पहले, तो वो होगा तांबा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। यानी कि अब देखिए, आप खुद समझिए,
जब आदमी पहले घूमता था तो वो शिकारी कर रहा था, जैसे वो रहने लगेगा, कहीं कोई जगह वो खोजेगा जहां उसको घर बनाने की जरूरत होगी, घर बनाएगा, वहां रहने लगेगा, तो वो क्या करेगा, वो खेती करना शुरू करेगा। और खेती जब करना शुरू करेगा तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि खेती में वो सबसे पहले उसका एविडेंस कहां से मिलेगा, तो वो आपको बता दें, वो मिलेगा मेहरगढ़ से, जो कि पश्चिमी बलूचिस्तान में है, जो कि अभी तो वर्तमान में पाकिस्तान का ये इलाका है बलूचिस्तान, यहीं पे ये मेहरगढ़ है। यहीं से सबसे पहली बार भारत में या भारतीय उपमहाद्वीप में खेती का एविडेंस मिलेगा, जो कि ये साइट जो है ये नियोलिथिक पीरियड से संबंधित होगा। ठीक है, तो यानी कि नवपाषाण काल में मानव के द्वारा खेती करना शुरू कर दिया जाएगा। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं है, यानी कि मानव के द्वारा सबसे पहले कौन से फसल को उगाया गया, तो वो है गेहूं। ठीक है, आपसे पूछेगा मानव सबसे पहले कौन से फसल को उपजाऊ बनाया या उगाना शुरू किया, तो वो है गेहूं। उसके बाद जौ, ठीक है, यानी गेहूं जौ। लेकिन सबसे पहली बार मानव के द्वारा जो मतलब अनाज है वो यूज लाया गया, तो वो कौन है, तो वो है चावल। ठीक है, चावल को सबसे पहली बार मानव के द्वारा यूज किया गया अपने लिए। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। पहली बात ये जानिए, मानव के द्वारा खेती की शुरुआत जो की गई उसका एविडेंस कहां से मिलता है, तो मेहरगढ़ से मिलता है, जो बलूचिस्तान में पड़ता है ये जगह। दूसरी बात, गेहूं और जौ सबसे पहले मानव के द्वारा इसकी खेती की गई। तीसरी बात, जो इंसान है ना, इसने सबसे पहले खाने के रूप में प्रयुक्त जो अनाज किया वो है चावल। ठीक है, अब एक फैक्ट आपको और बता दें, कोलडीवा एक जगह है, कोलडीवा आप जानते होंगे, जहां से चावल की खेती का एविडेंस मिलता है। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो एविडेंस मिल रहे हैं वो है लुहरादेव। लुहरादेव भी एक जगह है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जहां से ये बताया जाता है ना कि सबसे पहली बार चावल की खेती का एविडेंस लुहरादेव से ही मिला है। ठीक है, और इस एविडेंस से लुहरादेव के बारे में जब जानकारी हुई ना, तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि माना जाता है कि खेती का एविडेंस सबसे पहले कहां, मेहरगढ़ में बोला जाता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उससे भी पहले लुहरादेव से जो मिला है भारत में, वो उससे भी पहले का है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग जब अगले कोई नए एडिशन की बुक पढ़ेंगे ना, तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बट लूसेंट में जो दिया गया है उसके ऊपर अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला टॉपिक, कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से मिला है, लेकिन कोल्डीवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। कोल्डीवा ये जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, यहां से चावल की खेती का सबसे पहला उदाहरण आपको मिलता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। भारत में पूर्व प्रशस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने होते थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजार को खोजा। और वो खोजा कहां, पल्लवरम, जो तमिलनाडु में पड़ता है, पल्लवरम, यहां से खोजा। और ये पूरा पाषाणी जो औजार खोजे गए ना, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में जो है ना, लोग जो है मतलब औजार का भी यूज करते थे। और ये औजार जो था ये पत्थर का बना हुआ है। चूंकि आप स्टोन एज यानी पाषाण काल को समझ रहे हैं, तो इसमें जो भी औजार बनेंगे या तो वो पाषाण के बनेंगे यानी पत्थर के बनेंगे, या नहीं तो हड्डी के बनेंगे। तो दोनों बात ध्यान में रखिएगा, पाषाण काल में जो भी औजार बनेंगे या तो वो पाषाण मतलब पत्थर के बनेंगे या हड्डी के बने हुए आपको मिलेंगे। यहाँ पे कोई भी धातु का जिक्र नहीं होगा। तो इसी में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप देखिएगा, एक रॉबर्ट ब्रूसफुट नाम का एक व्यक्ति है जो कि घूम रहा था। ठीक है, और वो घूम रहा था, तो इसी बीच में पल्लवरम जो कि है जगह मद्रास, उसके बारे में आप जानते होंगे, तो वहीं पे है। तो ये पल्लवरम में घूम रहा था, तो इसको एक वो गड्ढा में जो है ना कुछ मतलब औजार टाइप का पत्थर का मिला। ठीक है, इसको उठा के लाया, इसके ऊपर रिसर्च किए, और रिसर्च करने के बाद पता चला ये बहुत पुराना है। जब उसके ऊपर और भी रिसर्च हुआ तब ये जानकारी हुई कि ये प्राक जो है इतिहास का ये पार्ट है। और वो कब का है, तो स्टोन एज का, यानी कि पाषाण काल का ये औजार है। ठीक है, पूरा पाषाण कालीन औजार है। और इसी से ये समझ में आया कि पाषाण काल का जो कालखंड है वो कितना पुराना है। ठीक है, ये मतलब समझ में वहीं से आने लगा कि भारत का इतिहास जो पहले बोला जाता था सिकंदर के आक्रमण से शुरू होता है, नहीं, उसके पीछे भी भारत का इतिहास है। ये बात की जानकारी लोगों को होने लगी, और विदेश के लोग भी एक्टिव होने लगे कि भारत का आखिर इतिहास जो है वो कितना पुराना है, इस बात को जानने के लिए। तब देखिएगा बाद में 1863 में देखिए जैसे स्टोन एज के यानी पाषाण काल के बारे में जानकारी हुई। फिर बाद में देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का पता चलेगा। फिर धीरे 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 और भी इतिहास के कड़ियों के बारे में जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे में आपको ये ध्यान में रखना है
कि भारत के इतिहास से संबंधित चीजें जो है ना धीरे धीरे प्रकाश में यहीं से आना शुरू हो जाएगा। ऐसे पहले जानकारी था, लेकिन इतना पुराना भारत का इतिहास है ये किसी को नहीं था पता, ठीक है, तो यहीं से पता चलेगा। ठीक, अगले टॉपिक की ओर चलिए, अगले टॉपिक को अब समझते हैं हम लोग। अगला है भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1863 में CL कार्लाइल, इसका नाम याद रखिएगा कि आपको अगर बोले कि जो है पाषाण काल में 3 पार्ट है, जैसे कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तो पुरा पाषाण काल के बारे में सबसे पहले जानकारी कौन बताया? रॉबर्ट ब्रूस फुट। कब? 1863 में। उसके बाद आपसे पूछे कि अच्छा बताइए मध्य पाषाण काल के बारे में कब जानकारी हुई? तो 1867 में। और इसके बारे में कौन बताया? तो ये है कार्लाइल महोदय हैं, इन्होंने बताया। ठीक है, और ये विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले और भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। यानी कि कुल मिलाकर ये जो कार्लाइल महोदय हैं ये विंध्य क्षेत्र में गए और विंध्य क्षेत्र से इनको कुछ माइक्रोलिथ टूल्स मिला। माइक्रो का मतलब था छोटे छोटे आकार का। पहले जो टूल्स बनते थे जैसे पैलियोलिथिक फेज में, यानी पूरा पाषाण काल में जो बनते थे वो बड़े बड़े औजार बनते थे, लेकिन मध्य पाषाण काल आएगा तो यहाँ छोटे औजार बनेंगे, छोटे छोटे और धारदार औजार बनेंगे। ठीक है, तो इसको खोजने वाले कोई और नहीं कार्लाइल महोदय थे, इसको ध्यान में रखिएगा। और यहीं से मध्य पाषाण काल के बारे में भी जानकारी होने लगती है। ठीक है, भारत में नव पाषाण कालीन सभ्यता का आरंभ 4000 ईसा पूर्व से माना जाता है। माना जाता है कि भारत में जो नव पाषाण काल है ना वो शुरू हुआ कब? 4000 ईसा पूर्व। ठीक है, इसको भी थोड़ा नोट करके अपने दिमाग में सेट रखिएगा। अलग अलग किताब में अलग अलग बातें हैं, बट लूसेंट में जो बातें हैं उसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम लोग अभी लेके चल रहे हैं लूसेंट को। हो सकता है फ्यूचर में अगर आप लोग सहयोग कीजिएगा या आप साथ दीजिएगा तो अच्छी अच्छी बुक और भी आपको पढ़ा देंगे, एनसीईआरटी वगैरह, तो आपको इसका लाभ मिल जाएगा। क्योंकि आप कोई भी कंपटीशन देने जाइएगा ना, लूसेंट और एनसीईआरटी इसी पर बेस्ड है, बीपीएससी हो या अन्य एग्जाम भी। ठीक है, इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना कि आपको कुछ दे दें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पे पैसा लगता है वहां पैसे की बात ना करके हम लोग फ्री में आपको कुछ दे दें और वो आप आसानी से ले लीजिए। ठीक है, यही हम लोग प्रयास में है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगले टॉपिक को भी समझिए हम लोग। अगले टॉपिक को अब समझते हैं कि आखिर क्या है। दूसरा टॉपिक वो है भारत का सबसे प्राचीनतम नगर मोहनजोदाड़ो है, जिसको सिंधी भाषा में क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला। यानी मोहनजोदाड़ो को आप पढ़िएगा कब? सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वहां पे इसके ऊपर डिस्कस अच्छे से होगा। बट यहाँ इतना जानिए ना, मोहनजोदाड़ो जो शब्द है इसका मतलब होता है मतलब मृतकों का टीला। और मोहनजोदाड़ो जो वर्ड है ना ये सिंधी भाषा का वर्ड है, इसका अर्थ क्या होगा? मृतकों का टीला। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। असम का एक जगह है श्वेत भ्रू गिब्बन। ठीक है, भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव भाव कपी है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। असम का श्वेत भ्रू गिब्बन जो है भारत में पाए जाने वाला एक मानव भाव कपी कहलाता है या है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र में है, ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती है। इनका संबंध जोरवे संस्कृति से है। यानी कि देखिए जब आप कैल्कोलिथिक पीरियड या चाल्कोलिथिक पीरियड पढ़ते हैं, पाषाण काल जब पढ़ते हैं, तो वहां पे इनाम गांव के बारे में आपको जानना होगा। इनाम गांव जो है ना बहुत ही फेमस साइट है और जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, और ये बहुत बड़ा साइट है। ठीक है, यहाँ से जो है ना जोरवे संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आप इनाम गांव के बारे में थोड़ा बहुत आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का भी प्रमाण मिला है, इसको भी ध्यान रखिए। शिवालिक मतलब वही हिमालय के नीचे वाला पार्ट, जो सबसे अंतिम पार्ट है हिमालय का, वो है शिवालिक। तो शिवालिक क्षेत्र से भी क्या मिला है? जीवाश्म के बारे में, यानी कि फॉसिल्स के बारे में जानकारी मिलती है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आइए अगला क्या है। वर्ष 1867-68 में पहली बार भारत में सेल चित्रों को खोजने वाला कौन था? कार्लाइल ही था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। आर्किबोल्ट कार्लाइल था, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहली बार सेल चित्र का मतलब क्या होता है? सेल चित्र का मतलब होता है जो कि पहाड़ों पर, चट्टानों पर जो फिगर्स बनाए जाते हैं ना, पेंटिंग जो किए जाते हैं अभी, उसी को पहले सेल चित्र बोला जाता है, यानी चित्र उस पे बनाया जाता था। कैसा होता होगा? तो सोचिए, ये मान लीजिए ये एक पहाड़ है, इसके ऊपर कोई चित्र बनाएगा तो वो हो सकता है ऐसे बना दे, ऐसे बना दे, या कोई इंसान है उसको ऐसे बना दे, ऐसे दिखा दे, ऐसे दिखा दे। तो इसी तरह से पहले चित्र बनाए जाते थे। ऐसा नहीं है कि अभी जिस तरह बनता है उस तरह नहीं, पहले जो बनता था वो उसका तरीका ये होता था कि इसी ढंग से, यानी कि ये इंसान अगर दिखाना है तो ऐसे ऐसे करके ऐसे दिखा दिया होगा, ऐसे आपको मिल जाएगा। फिर आपको दिखेगा कि एक इंसान दूसरे इंसान का हाथ पकड़े हुए है,
तो यहाँ भी कोई इंसान है, उसको भी बना दिया जाता था। तो ऐसे ही सेल चित्र बने हुए कार्लाइल महोदय के द्वारा खोजा गया है। कब का है? तो 1867-68 में। ठीक है। अब ये एक भीमबेटका, मध्य प्रदेश का एक जगह है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। ठीक है। यहाँ का खोज जो किए थे BS बाकनर महोदय किए थे। ठीक है। बाकनकर महोदय जो है उन्होंने इसको खोजा भीमबेटका को, और भीमबेटका से ना चित्रकारी का यानी कि पेंटिंग के एविडेंस यहाँ से मिलते हैं। ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। भीमबेटका जो है ना, ये पूरा पाषाण कालीन स्थल है, और यहाँ से जो है यह आदि मानव द्वारा बनाए गए सेल चित्रों और सेलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। यह चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। कौन? भीमबेटका जो है ना, वो रायसेन जिला जो मध्य प्रदेश में वहां पे स्थित है। इसका खोज कौन किया था? 1957-58 में विष्णु श्रीधर वाकनकर के द्वारा किया गया था। इसी को बोलते हैं BS वाकनकर। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसके द्वारा खोजा गया। और भीमबेटका क्षेत्र जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल के अंतर्गत 1990 में इसको राष्ट्रीय महत्व का जो है ना स्थल घोषित किया है। यानी कि आप खुद समझिए ना, ये जो भीमबेटका है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रख लीजिए भीमबेटका को। ठीक है। और ये पहला बात यही ध्यान में रखिए, ये कहाँ है? तो ये है मध्य प्रदेश में। दूसरा बात ये ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले में? रायसेन जिला में। इसको खोजा कौन था? तो BS बाकनकर महोदय खोजा था। यहाँ से कौन चीज का एविडेंस मिला है? तो यहाँ से जो एविडेंस मिला है, ये प्रमाण मिला है, वो क्या है? चित्रकारी का। तो चित्रकारी का प्रमाण भीमबेटका से मिला है। दूसरी बात कि ये एक राष्ट्रीय महत्व का स्थल है, नेशनल इंपॉर्टेंट वाला ये साइट है। ठीक है। उसके बाद 2003 में इसको यूनेस्को का विश्व धरोहर साइट होता है ना, यूनेस्को का, उसमें इसको शामिल कर दिया गया है। किसको? भीमबेटका को। तो ये भी ध्यान रखिए, भीमबेटका एकमात्र साइट है जिसको यूनेस्को के विश्व धरोहर में, जो कि पाषाण कालीन है, जिसको शामिल किया गया है। ठीक है। और भी भारत में बहुत से साइट हैं जिसको यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया, बट भीमबेटका पाषाण काल का पहला साइट है। ठीक है। इसको ध्यान रखिए। जैसे कि आप पढ़िएगा हड़प्पा सभ्यता, तो वहां पे मोहनजोदाड़ो है, उसको भी यूनेस्को के साइट में डाला गया है। धोलावीरा को भी डाल दिया गया है। तो ये सबको आपको ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है। चूंकि करंट से जब भी मुद्दा बनेगा तो यही सब बनेगा। ठीक है ना। तो भीमबेटका को एकदम रख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। अगले टॉपिक को देख लीजिए। अगला टॉपिक है भारत में मनुष्य संबंधित सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी के क्षेत्र से मिलता है। यानी भारत में इंसान है या इंसान के बारे में कोई भी एविडेंस कहां से मिला है? तो नर्मदा घाटी क्षेत्र में मिला है। ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नर्मदा घाटी के बारे में आप जानते होंगे। तो वहां पे भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले, ठीक है, रिजले एक व्यक्ति है जो कि भारत में जॉब करने के लिए जॉब कर रहा था अंग्रेजी शासन में, जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। यानी यही वो रिजले है जिसने कौन सी प्रजाति के लोग भारत में रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं ना, उनकी जनसंख्याओं के आधार पर उसको बांट दिया। ठीक है। तो ये रिजले के बारे में जान लीजिए कि प्रजातीय आधार पर भारतीय जनसंख्याओं का विभाजन करने वाला यही व्यक्ति है रिजले। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। ठीक। अब एक देखिए, आप देखिएगा बॉक्स दिया हुआ है लूसेंट में, वो क्या है? तो एक तरफ है संस्कृति, दूसरे तरफ है बर्तन। यानी कौन सी संस्कृति से कैसे बर्तन मिले हैं, इसके बारे में अब आपको जानना होगा कि कौन संस्कृति था जहां से क्या क्या मिला है, कौन सा बर्तन मिला है या किस तरह का बर्तन मिला है। ठीक है। तो पहला देखिए मालवा संस्कृति, यहाँ से काला और लाल तरह का बर्तन मिला है। यानी काले और लाल ढंग के, रेड और ब्लैक टाइप के बर्तन कहाँ से मिले? मालवा संस्कृति से। ठीक है। बुर्जहोम संस्कृति से धूसर तरह का बर्तन मिला है। ठीक है। और जोखे, जोखे जो है एक जगह है जहाँ से लाल बर्तन मिला है। और उसके बाद देखिए नवपाषाण काल, दक्षिण नवपाषाण काल से संबंधित चमकीला धूसर मृदभांड या बर्तन मिला है। और पूर्वी नवपाषाण काल में भूरा लाल जो है बर्तन मिला है। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपके लूसेंट के मतलब देखिएगा एक ब्रैकेट में करके इसको दे दिया गया है, तो इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। क्योंकि देखिए लूसेंट में जितनी बातें हैं कम से कम उतना तो आपको पता होना चाहिए। और इस पूरे सीरीज का मतलब ही है कि हम लोग उस सेशन को कर रहे हैं ना जिसमें कि लूसेंट का एक चीज नहीं छूटे, हर चीज आपके पास होना चाहिए, हर चीज से आप अवगत होइए, आप कम से कम हमारी बातों से अवगत हो जाइए, तो आपको मजा भी आएगा। ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे कि सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी आपका करा दें। क्योंकि 5-7 क्लास आपको जब देंगे ना, उसके बाद एक दिन आपको बता देंगे कि इस दिन फलाना दिन आपका एक तरह से ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस टेस्ट करा देंगे। ठीक है। उस प्रैक्टिस टेस्ट में
पूरे के पूरे टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी करा देंगे और पूरा रिवीजन भी करा देंगे, ठीक है। तो लेकिन सहयोग आपका चाहिए और अपने दोस्त यार में शेयर करके ही आप सहयोग करिए। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। बाकी नए क्लास में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।